अस्सलाम वालेकुम। कल की जो क्लास से हम लोग की बात शुरू हुई है, देखो हमने एक बात जो बाद में हम रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम आईसीटी में पढ़ रहे हैं, ये ऐसी खाली खुली की बातें नहीं है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसका अपनी जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो। आप लोग ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, आपको वहां भी नजर आया कि वहां पे भी यही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अब इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ रहे हैं और आपको ये भी रियलाइज कर रहे हैं आप आहिस्ते आहिस्ते, एक इंतहाई विजनरी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ऐसी चीजें बताई हैं जिनकी हमें भी जरूरत है और आने वाले दौर में जरूरत पड़ेगी। हमने बात शुरू की कोलैबोरेशन की, क्या क्या उसमें मसाइल आते हैं, कैसे उन मसलों को हल कर सकते हैं। हमने बात की कम्युनिकेशन की, कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की बात की। एक बार फिर क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे बड़ी रुकावट कि हमने बच्चे को सवाल पूछने का हक देना है, उसको मौका देना है और उसके इरिटेटिंग क्वेश्चंस को बर्दाश्त करना है। ठीक है, फिर हमने बात शुरू की क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी के अंदर जाके हमने सबसे पहले इस बात को रियलाइज किया कि जिंदगी का कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं है जिसका क्रिएटिविटी से ताल्लुक ना बनता हो। अब एक बार फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, जैसे कि हुरिया ने भी जवाब दिया था कि 21st सेंचुरी में ऐसा क्या हो गया कि क्रिएटिविटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो 21st सेंचुरी के अंदर बात यह है कि माजी के अंदर अगर आप देखें इंसानी जिंदगी का, इंसानी तहजीब का एक बड़ा दौर गुजरा है हंटर गैदरर लाइफस्टाइल के अंदर। शिकार करते थे, खाते थे और बस जिंदगी गुजर रही थी। इसकी बहुत बड़ी मिसाल रेड इंडियंस थे। 17वीं या आई थिंक 15वीं या 16वीं सदी के अंदर जब यूरोपियंस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो वहां उन्होंने देखा कि वहां पर जो कबाइल रह रहे जिनका नाम रेड इंडियंस है, उनका जो बुनियादी तर्ज जिंदगी था वो ऐसे ही था कि बस वो 2 महीने जाते थे, पूरा पूरा कबीला लेके शिकार करते थे। शिकार किया, जानवर की खाल सुखाई, गोश्त सुखाया, उसकी जिस्म का एक एक हिस्सा कोई ना कोई इस्तेमाल उसका निकाल लेते थे। वापस आ गए अपने इलाकों में, अपने घरों की तरफ। घर तो थे नहीं, उनके खेमे बनाए हुए होते थे। फिर कुछ अरसे में दोबारा जब गोश्त कम पड़ गया तो फिर चले गए, तो 2 महीने के लिए फिर चले गए, फिर वापस आ गए। गैप जो आता था तो उस गैप की वजह से जानवरों को तादाद में इजाफा भी हो जाता था। अगर आप मुस्तकिल जानवरों का शिकार करते रहेंगे तो जानवर नापैद हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा वक्त देना होता है कि भाई वो भी, उनके भी बच्चे पैदा हो और वो भी बड़े हों। तो जिंदगी उनकी ऐसी गुजर रही थी। तो उनके तो बाकायदा घर भी नहीं बने हुए थे, बस सिर्फ खीमे थे, खालों के खीमे बना के रह रहे जैसे मैदानों के अंदर। इस तरीके से उनका गुजारा था। उस दौर के अंदर आप क्या समझते हैं कि स्किल्स, किन स्किल्स की जरूरत थी? आप शिकार कर सकें, दैट्स इट। आप जो है जानवरों का गोश्त वगैरह सुखा सकें। इसके अलावा और कौन सा स्किल था जो आपको चाहिए था? अगर आप उस कबीले के सरदार बन भी गए तो आपने कौन सा कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम करना होता था? आपस में थोड़े बहुत झगड़े हो गए, आपस में कबीलों की लड़ाई हो गई, इसके अलावा कौन सा चैलेंज था जिसका आपको सामना करना पड़ रहा था? हमने फिर देखा कि जैसे तहजीब ने तरक्की की तो लोगों ने, जो सबसे बड़ी एक रेवोल्यूशन आया वो आया फार्मिंग का। लोगों ने ज़राअत करना शुरू की। ज़राअत का जो दौर आया लोगों ने ज़राअत शुरू की तो ये यहीं से सिविलाइजेशन की बुनियाद पड़ी। क्योंकि ज़राअत करने के लिए ज़रूरी है कि आप बीज बोए, बीज बोने के बाद आप उसका ख्याल रखें, उसको कोई और आके ख़राब ना कर दे। ठीक है, और आपने उसके बाद उसको, बीज को आपने जब एक दफ़ा फसल पक जाती है आपने काटना भी है, खुद ब खुद नहीं कटेगी। उसको काटने के बाद उसको इस्तेमाल के काबिल भी बनाना है। ओके, इस्तेमाल के काबिल बनाने के बाद आपने उन बीज को भी स्टोर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप दूसरे बीज को, अच्छी क्वालिटी के बीज को इस्तेमाल कर सकें। ज़मीन की रोटेशन करनी है, बार बार ज़मीन से, एक ही ज़मीन से अगर आप फसल उगाते रहते हैं उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। पानी स्टोर करके रखना है, मुमकिन है बीच में कैद साल भी हो जाए, पानी का वॉल्यूम कम हो जाए। अब आप एक जगह टिक के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसीलिए जितनी भी तहजीबें आई, तमाम की तमाम तहजीबें किसी दरिया के करीब थी। मोहनजोदाड़ो की तहजीब बहुत पुरानी है, कौन से दरिया के पास थी? वो जो फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम को सुनते हैं, कौन सा दरिया था वहां पे? ये था, कोई ना कोई दरिया था जिसके करीब उन तहजीबों की बुनियाद पड़ी। अब इस दौर के अंदर पहले के मुकाबले में सोफिस्टिकेशन हो गई। अब आपके लिए जरूरी है कि आप में से कोई शख्स जो ज़राअत का माहिर हो, वो देख सके अच्छा बीज है, ये बुरा बीज है, जमीन के साथ क्या करना है। जब इतने सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छा फिर दूसरे हुनर भी चाहिए। लोहार चाहिए ताकि हल वगैरह बना सके, जानवर की देखभाल का बंदा चाहिए। जमीन पे हल आप खुद नहीं चला सकते, आपको बंदा, जानवर चाहिए। जानवर जो सारे काम, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जानवरों की देखभाल का बंदा चाहिए, जानवरों की जरूरियात का ख्याल रखने वाला बंदा चाहिए, उनकी बीमारियों का माहिर चाहिए। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जा रही है। लेकिन और फिर उसी दौर में जब आप सब मिलजुल के रह रहे हैं तो हमारी जो आसपास के इशूज है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जी ये लोहार है, इससे मैं गया था, मेरा हल की मरम्मत कर दो, लेकिन ये मुझसे इतनी उजरत मांग रहा है, जबकि फला काम मैंने ऐसा करके, आपस में ये मामला चल रहे हैं, आपस में कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही है कि भाई किस तरीके से इन कॉम्प्लेक्स इशूज को हम रिजॉल्व करें। हमने अनाज को सेव करके रखा था लेकिन उसको कीड़े पड़ गए,
या चूहों ने आके खत्म कर दिया। अब हम कौन सा ऐसा मेथड निकालें कि कीड़े ना पड़े, चूहे उसको खराब ना करें। आपके लिए जरूरी होता जा रहा है कि आप जो है आपका पहले से ज्यादा समझदार होना जरूरी होता जा रहा है, लेकिन नंदीलेस जिंदगी एक लगे बंधे निजाम में गुजर रही है। ठीक है, अभी भी आप गांव देहातों में जाएंगे, वहां पे आपको सीडेंट्री लाइफ स्टाइल नजर आएगा, एक आइडियल लाइफ स्टाइल नजर आएगा। वो लोग बैठे रहते हैं। अब आजकल चूंकि टीवी होता है तो वो चाय खानों में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती कि हर वक्त बैठ के, सही आपने बीच बोल दिया, लेकिन ये तो नहीं कि हर 2 मिनट बाद निकाल के देखने क्या हो रहा है। इसीलिए शहरों की जिंदगी हमें तेज लगती है, क्योंकि शहरों में हमारे पास काम ज्यादा होता है, इसकी रिपोर्ट देनी है, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना है, फला को जवाब देना है, ये करना है। जबकि गांव देहातों के अंदर एक ठहरी हुई सी जिंदगी होती है, इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं होती। तो ये नहीं कि वो ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं, बात ये कि उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। हम लोग को अगर उनको भी हमारी तरह ऑफिस जाना पड़ जाए तो वो भी यही कर रहे होंगे, सुबह सवेरे उठ के जाना। जैसे सुबह से हम घर से निकल रहे हो तो उसमें कोई रुक के बात करे तो हम झपट के जवाब देते हैं, भाई जाना, देर हो रही है तो लेट ना हो जाओ, मैं ठीक, मुझे जाने दो, तंग ना करो। रास्ते में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हर बंदा हॉर्न बजा रहा होता है, क्योंकि हर बंदे को जल्दी होती है कि मैंने ऑफिस पहुंचना है, आप रुक भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है गांव देहातों में ये मसला नहीं है, आप 5-10 मिनट लेट, 1 घंटा 2 घंटा भी लेट पहुंच जाए, जिंदगी गुजरती रहती है। तो बहरहाल हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल से उसके मुकाबले में बेहतर, ज्यादा एडवांस स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो है जिंदगी ठहरी हुई है, एक ही स्किल आगे रिटर्न हो रहा है, आगे चलता चला जा रहा है। अगर गौर करो यार कि ये जो घोड़ा गाड़ी थी, ठीक है, हमने घोड़ों को सुधाया, ओके, घोड़े वैशी जानवर थे, उनको सुधाया, उनको अपने इस्तेमाल के काबिल बनाया, उस पर बैठने लगे, ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़े, पहिया ईजाद हुआ तो हमने पहिए के आगे घोड़ा लगा दिया। ठीक है, घोड़ा जो है पहिया बग्गी को खींच रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप तसव्वुर करो, मैं कितने सालों से ये चीज, कितने हजार सालों से ये चीज चल रही है। आप आराम से कह सकते हैं कि भाई ये 5-6 हजार 7 हजार साल पुरानी बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी जब हम मिस्र वगैरह की तहजीब के आसार नजर आते हैं तो हमें वहां नजर आता है कि उन्होंने वहां पे भी ये पहिए बनाए हुए थे, पहियों के ऊपर वो खड़े हुए होते थे और आगे जो है घोड़ा खींच रहा था और उसके जरिए से वो तीरंदाजी कर रहे होते थे। लेकिन इतने हजार सालों तक यही सिस्टम चलता रहा, पहिया है, घोड़ा है, जानवर जो है उसको खींच रहा है और आपका सफर हो रहा है। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर किस तेजी से रेवोल्यूशन आया, आपके पास गाड़ी आ गई। ठीक है, अगर आप गौर करो, गाड़ी 200 साल के अंदर अंदर सब सारी चीज इन्वेंट हो गई, गाड़ी आ गई, आपके एयरप्लेन्स आ गए, आपके हेलीकॉप्टर्स आ गए, आपने स्पेस क्राफ्ट की बात करने लगे। ठीक है, आप पर्सनल ड्रोन्स की बात करने लगे, सिर्फ 200 साल के अंदर। ऐसा लगता है कि पीछे मुड़कर अगर आप देखो कि इतने हजार साल तक जिंदगी बस एक जैसी ही चल रही थी, लगी बंधी जिंदगी चल रही है, लेकिन यकायक कितनी तेजी से तब्दीलियां आना शुरू हो गई। और एक और चीज पे गौर करो कि किस तेजी से हमें अपनी जिंदगी पे गौर करो। अभी कुछ चंद साल पहले आप लोग फेसबुक पे थे, राइट, मोबाइल आप लोग के हाथ में आया, फॉर एग्जाम्पल नोकिया 1100, ठीक है, सिंपल सा जो फोन होता था वो आप लोग के हाथ में आया, और चंद सालों के अंदर ही पता चला कि अब आपके पास स्मार्टफोन भी है। ओके, और स्मार्टफोन के बगैर अब गुजारा नहीं है। कि एक वक्त ऐसा था किसी कलर स्क्रीन वाला मोबाइल बहुत बड़ी बात थी, कैमरे वाला फोन ही बड़ी बात थी, अब आजकल तो ये बिल्कुल आम सी बात हो गई। सोशल मीडिया देख लें, कहाँ फेसबुक था, लोग फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं, अब पता चले किसी स्नैपचैट, टिकटॉक, इतने सारे आपके सोशल मीडिया बन चुके हैं, फॉर्म्स बन चुके हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं कि आप परेशान होता किस पे अकाउंट बनाओ किस पे ना बनाओ। पहले और अब में एक बहुत बड़ा फर्क ये आ रहा है कि रैपिडली चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, तेजी से बस चीज बढ़ती चली जा रही है यकायक। तो ये चीज पहले बाजी में कभी नहीं थी। जितने नए स्किल्स अब आ रहे हैं, जिन नए स्किल्स की अब जरूरत पड़ रही है, पहले कभी जरूरत नहीं थी। देखो, हमने इस तमाम गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया कि अब जो है पहले के मुकाबले में एडवांसमेंट ज्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा हो रही है। अब हम एक लगे बने सिस्टम के साथ नहीं रह सकते। जब पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जहन में रखो, गौर करो इस बात के कि अगर मैं आज से 300-400 साल पहले पैदा हुई थी तो मुझे कौन से स्किल्स चाहिए। अगर मैं 2-3 हजार साल पहले या 5-6 हजार साल पहले किसी हंटर गैदरर कबीले में पैदा हुई होती तो मुझे वहां पे कौन से स्किल्स चाहिए थे, और अब मुझे कौन से स्किल्स चाहिए। ठीक है, एडवांसमेंट्स पे गौर करो, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पे गौर करो। पहले जंगों के अंदर जैसे हम देखते थे, जंग के अंदर तलवार का शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत बड़ी बात थी, उसी से आपस में मुकाबला होता, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। तलवार के अंदर, लोहे के अंदर आपने कार्बन मिला दिया, वो स्टील बन गया, आपकी जो तलवारें हैं वो मजबूत हो गई। दमश्कस स्टील, शायद नाम सुना आप लोगों ने, दमश्क की जो तलवारें थी ना जो मुसलमानों के यहाँ बन रही थी, तो वो बड़ी मशहूर थी, जो आई थिंक बनु अब्बास के दौर में। वजह इसकी ये थी कि उसको स्टील बना रहे थे, आज वाला स्टील नहीं, उस जमाने का स्टील।
तो वो उनकी उस स्किल की वजह से उनको अपने मुखालफिन पे एक बहुत बड़ी एज हासिल हो गई। लेकिन आज के दौर में अब आप खुद सोचो यार, ये भी फातिमा खान भी तलवार लेकर आई हुई है, थोड़ी कमजोर सी है, ठीक है, ये लाइबा भी तलवार लेकर आई हुई है, इनकी तलवार थोड़ी मजबूत है, आपस में मुकाबला हो रहा है, दोनों इंसानों का मुकाबला हो रहा है। इनके पास अच्छी तलवार है लाइबा के पास, लेकिन लाइबा थकी हुई है, पैर खड़ा जाता है, ये हार जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में, आज के मुकाबले में आप सब भी तलवारें लेकर आ जाए और सामने से एक बंदा गन लेकर आ जाए, और जो बंदा गन लेकर आए वो है भी कोई बिल्कुल दुबला पतला सा, कोई चर्सी, बिल्कुल ही नफसियाती सा आदमी, आप सब क्या उसको फेस कर सकेंगे? उसकी एक गन आप सबकी तलवारों पे भार। तुम देखो कितना बड़ा फर्क आ गया। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से आज का दौर पहले से मुख्तलिफ है। पहले चंद लोग अगर क्रिएटिव हो गए काफी था। आज के दौर के लिए सर्वाइव करने के लिए हर बंदे के लिए क्रिएटिव होना, अपनी शनाख्त बनाना, अपनी पहचान बनाना जरूरी है। टीचर्स आपको कहते हैं असाइनमेंट लेकर आओ, ठीक है, आप सब पेपर में लिख के लेकर आ रहे हैं। लेट सपोज टीचर आपसे कहता है यार आपका पोर्टफोलियो और स्टैंडिंग होगा तो मैं आपको पूरे मार्क्स दे रहा हूँ। अब आप देखो, आप सबके दरमियान कंपटीशन शुरू होगा नहीं होगा? यार हम 72 बच्चे हैं या 75 बच्चे हैं, हमारा पोर्टफोलियो ऐसा हो जो स्टैंड आउट करे, जो नजर आए दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं ऐसा? और जब यही कंपटीशन आपका सब लोग 72 लाख लोगों में हो जाए, 75 लाख लोगों में हो रहा हो, तो फिर क्या करोगे? और जो कि हो रहा है, जॉब के लिए जा रहे हो, जब बार बार बता रहा हूँ जॉब के लिए जा रहे हो, आपको कराची ही में आप जॉब के लिए अप्लाई करके देख लो कितना टफ कंपटीशन हो रहा है, कहाँ कहाँ से किस किस इदारों से लोग आ रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल ऑनलाइन काम करो, पूरी दुनिया से कंपटीशन हो रहा है। और अब आपका कंपटीशन एआई से भी हो रहा है। ये देखा जाएगा कि भाई ये जो एआई वाला काम हो रहा है, वो जो काम एआई कर सकता है, मुझे क्या जरूरत है तनख्वाह देने की, ठीक है। अभी मेरे पास एक रिसर्च का क्वेश्चन आया हुआ है, तो रात को आया था, मैं काम नहीं कर सका, सो गया, सुबह उठा तो उनका मैसेज आया हुआ था यार मुझे आज बस ये जल्दी से चाहिए। तो मैं एआई का टूल वगैरह यूज़ करता हूँ, उसमें 3-4 एआई मिलकर काम करती हैं। तो मैंने क्वेश्चन उसमें फीड किया और मैंने उसमें कहा कि जी आपने इसका आंसर देना है, रेफरेंसेस भी मुझे चाहिए, रेफरेंसेस ऑथेंटिक चाहिए। चैट जीपीटी जो होती है ना, वो फेक रेफरेंसेस देता है। तो वो उसने एक एआई ने जो है रेफरेंसेस लेकर आए ऑथेंटिक के सारे, दूसरे एआई जो है उसने उनको जोड़ के आंसर बनाया, और तीसरे एआई की मदद से मैंने पूरा आंसर फॉर्मेट कर दिया। तो मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में फारिग होकर मैंने उनको वो चीज़ भेज दी। लेकिन अब तुम इससे अंदाजा लगाओ कि पहले ये वाला काम, अच्छा शायद उनको नहीं पता ये काम इस तरह से भी हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तभी इतना लंबा टाइम दिया हुआ था, तुम आराम से कर लेना। तो मतलब ये चीज़ें मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यार जैसे जैसे लोग इसको कैचअप करेंगे, वो देखेंगे, अभी उनको नहीं पता था, ओके, उनको अभी नहीं पता था इस चीज़ का, तो उन्होंने मुझे एम्पल टाइम दिया। अगरचे मैं नहीं कर सका, दूसरी मसरूफियत थी, और मैंने आखिर में किया उसको, नहीं आखिर लम्हात में। आप लोगों की आदत मुझे भी आ गई है। लेकिन पॉइंट ये कि जब एक दफ़ा वो इस बात को दूसरे लोग भी कैचअप करने लगेंगे, तो आप भी समझते कि एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये नहीं कि हम फारिग हो जाएंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। अब आपसे ज़्यादा काम एक्सपेक्ट किया जाने लगेगा, यार ये काम तुम यहीं से कर लेते, यहाँ से कर लेते, वहाँ से कर लेते, ये हो जाता। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे कॉलेज के अंदर कुछ साल पहले की बात है, आप लोग इस कॉलेज में उस वक्त नहीं थे, तो एजुकेशन जो हमारा डायरेक्टरेट है वहाँ से आया कि जी आपने ना एक ट्रेनिंग मैनुअल बना के देना है। तो हमारे टीचर्स ने जवाब दिया कि ट्रेनिंग मैनुअल बिल्कुल बना देंगे, लेकिन आप कम से कम हमें 2 से 3 महीने दें। तो वहाँ से जवाब आया, कौन सी बड़ी बात है, चैट जीपीटी में डालो तो मैं बना के दे देगा। तो अगरचे उस बंदे का जवाब गलत था, इसलिए गलत था कि ट्रेनिंग मैनुअल, यानी हम जैसे आपसे बात कर रहे तो आप समझते हैं कि सारी लेक्चर चैट जीपीटी से तैयार हो सकता है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको फिर भी अपना कुछ ना कुछ उसमें इनपुट डालना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है। ट्रेनिंग मैनुअल तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप कैसे उसको समझते हैं चैट जीपीटी से बना देंगे। लेकिन बताने का मकसद ये कि वो जो बंदा बैठा हुआ है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, चूंकि एआई यूज कर सकते हैं लिहाजा ये काम एक दिन में होना चाहिए, और तुम लोग बहाने कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है? तो अब तुम देखो कि यार तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा मुकाबला सिर्फ यूक्रेन, रशिया, बांग्लादेश वालों से था ही, वो तो चल ही रहा था। अब साथ ही साथ तुम्हारा मुकाबला एआई से भी हो रहा है। यार एआई के मुकाबले में मैं कितना अच्छा काम करके दिखा सकता हूँ, इसलिए इस दौर में आपका क्रिएटिव होना जरूरी है। आने वाले दौर के अंदर काश 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 कि हमें एआई का भी कोर्स पढ़ाने का मौका मिले। आईसीटी जब तक खत्म होता है हमें एआई पे बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आने वाले दौर के अंदर आप इस बात को यकीनी तौर पर समझ लेना, वही बंदा कामयाब होगा जो एआई का एफिशिएंट और क्रिएटिव यूज कर रहा होगा। जैसे आपको याद है हमारे टीचर्स मना करते थे कैलकुलेटर यूज नहीं करो, शायद आई डोंट नो आपने फेस किया नहीं किया, मैंने फेस किया कि कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, और आगे चल के हम लोग कैलकुलेटर ही यूज कर रहे होते थे, उसके बगैर काम नहीं होता था। लेकिन होता यह था कि जो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से कैलकुलेटर यूज करते थे उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर होती थी।
साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास था, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह पॉसिबल थी, करके हमने सवाल बस वैल्यूज पुट करते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था। ठीक है, जल्दी से हमने वेरीफाई कर लिया। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे, बहुत सारे लोग परेशान रहते थे कि वो आराम आराम से एक एक स्टेप को वेरीफाई कर, हम जो है खट से वैल्यू डाल के आंसर चेक किया, सही है, आगे बढ़ गए। समझे मेरी बात को? इसी तरीके से एआई का भी ये वाला हाल है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि बस हम एआई में डालेंगे, जैसे आप लोग शायद अभी भी कर रहे हो कि किसी टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने के, तो आपने एआई में डाला और आपके पास आंसर आ गया, आपने कहा चलो जी याद कर लो, बस बात हो गई। लेकिन जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, जो बंदा आगे जाएगा, जो एआई को क्रिएटिवली यूज कर रहा होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे हमने बात शुरू की, खत्म की थी क्रिएटिविटी के ऊपर। फिर हमने क्रिएटिविटी के चैलेंजेस पे बात की, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत मजे के थे। किसी टाइम का इशू होता है, एक्सपेंसेस का इशू होता है। फिर हमने बात की कि इन तमाम मसलों का हल एक चीज में है, और वो है पेंसिल, पेन और पेपर। ये वो चीज है, अगर गौर किया जाए तो इससे सारे मसले आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो एक्सटर्नल है, बच्चा रात को जाग रहा है, तो आप दुनिया में कोई सी भी क्रिएटिविटी की टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, बच्चों को आप जल्दी सोने पे मजबूर नहीं कर सकते। फिर हमने राइटिंग के अंदर एक बड़ा अच्छा पॉइंट पे हमने बात की कि राइटिंग जो है, अगर आप लोग गौर करें तो ये इंसान की सिविलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ी लीप थी, बहुत बड़ी जम थी हमारी। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि हमने बात की कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ हो, एक सिंबल बना हुआ है सी, अब आपको इसको देख कर ही जा रहा है कि इससे चे की आवाज आएगी। ठीक है, फिर आपको ये बात जहन में आ रही कि अगर हम इसको जो है इस पूरे लफ्ज को जब आप पढ़ते हैं, तो आपके जहन में एक मीनिंग उसका आ रहा है, वो क्या है? चेयर का। एक सिंबल और उसका एक मेंटल इमेज, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी लीप थी। आज के दौर में जब आप लोग, चूंकि अगेन एक चीज ऐसी है जो आप पैदाइश से सीखते हुए आ रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा होगा ये कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप गौर करो कि अगर आपसे लेट्स से कि आपको किसी जजीरे में भेज दिया जाए, और आपकी सिविलाइजेशन को शायद मतलब इस चीज को समझना और समझाना कि अल्फाबेट्स भी कोई चीज होती है, ये सिंबल बना होगा तो उसका ये आवाज आएगी, इन तमाम सिंबल्स को मिला दो तो इसका मतलब ये बनेगा, और ये वो ये चीज है। मेंटल मॉडल को इन सिंबल से कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंसानी तहजीब के अंदर। और वही तहजीबों की आज आसार मौजूद है जिनके पास रस्मुल खत मौजूद था। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी मिसाल है। पाकिस्तान के अंदर वो जबानें जिनका रस्मुल खत है, वो ज़बानें जिनको लिखा जाता है, वो ज़बानें जिनका लिटरेचर है, वो आज भी सर्वाइव कर रही है। और बाद ऐसी ज़बानें हैं जिनको लिखने वाले या उनका रस्मुल खत ही नहीं था, आप देखें वो ज़बान आहिस्ते आहिस्ते पिछड़ते जा रही है। मसलन मेमन, मेमन ज़बान है, उसके रस्मुल खत है, गुजराती है। आप गुजराती तो खैर उसके तो बाकायदा अखबार वगैरह भी शाया होते हैं, लेकिन आप देखो वक्त के साथ साथ इनका इम्पैक्ट कितना कम होता जा रहा है। तो ये तहरीर का जो फ़न है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तहरीर जो है, रस्मुल खत जो है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि गालिबन कुछ लोगों, कुछ किसी नबी से इसको एसोसिएट किया जाता है। मुझे तो कुछ ऐसा याद पड़ रहा है, जहन में नहीं आ रहा क्लियरली। बहरहाल के इसी से अंदाज़ा लगाने की कितनी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था, कितनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। ठीक, अब फिर हमने बात शुरू की कि भाई आज के दौर में टेक्नोलॉजी भी है और राइटिंग भी करनी है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के क्या फ़वाइद है, क्या नुकसान है? देखो इस ये मुझे ये वाली बात बताओ, तुम लोग के ख्याल में आपने काम क्रिएट कर लिया, ठीक है, बेहतरीन तरीके से कर लिया, क्या उस चीज़ को शोकेस करना, उस चीज़ को दिखाना ज़रूरी आप समझते हो या नहीं समझते? अच्छा, क्यों ज़रूरी है? ज़रा बोर्ड पे गुड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, और बताएं। देखो एक बार फिर गौर करो, सोचो इस बात को। आपने घर के अंदर, या चले आपसे पहले सोशल, आप लोग की एज ग्रुप का मसला, उस वाली क्लास के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, आसानी से हो जाती है। अक्सर जो है उस दौर के हैं जब नेट कॉमन नहीं था, और यहाँ पे मुझे देते हुए एग्जाम्पल देते हुए सोचना पड़ता है कि पता नहीं आप लोग ने वो दौर देखा था या नहीं देखा था। तो एक जमाना ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, ऐसा भी दौर था एक। तो उस तारीख दौर के अंदर आप लोग पैदा हुए, आपने घर के अंदर कोई बड़ी अच्छी सी ड्राइंग बना दी, कोई अच्छी सी पेंटिंग कर दी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट को अच्छा मॉडल कर लिया, तो आप किसको दिखाते थे? तो वालदैन को। वालदैन ने तारीफ कर ली, यही था ना। वालदैन घर में रिश्तेदार आए, वालदैन ने उनको दिखाया, देखो मेरी बेटी ने ये बनाया, मेरे बेटे ने ये बनाया, ऐसा ही है। ठीक है, तो ओके,
और आज के दौर में आप कुछ बना रहे हैं, आप खट से उसकी तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? बढ़ गई हैं। पहले हम यानी ओवरऑल ज़्यादा रिव्यूज वगैरह मिल जाते हैं, हम लोकली दिखा देते हैं हमारी जितनी अच्छा देखो, एक जो हुलिया का पॉइंट था कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, समीरा का पॉइंट था इम्प्रूवमेंट, और बताओ आप इस दोनों एग्जाम्पल कंपेयर करो। ठीक है, मोटिवेशन, ओके ओके, फास्ट सर्कुलेशन, ज्यादा उसकी अप्रोच हो रही है, ठीक है, फास्ट सर्कुलेशन। और बताओ फातिमा खान वेज जी, फातिमा खान वेज हैं आप जी, और क्या फर्क पड़ रहा है? निमरा, चलो ओके, मोर फीडबैक लिख दो, चलो ठीक है, ज्यादा फीडबैक हो रहा है। और बताओ जी, क्या होता है? मैसेज करने होता है, ये क्या बात है? चले लिखे मैसेज करने, ये भी लिख दें, ओके। और पता है, बस आपने ठेका लिया, सारे आंसर आपने देने। अवेयरनेस क्रिएट, आशरा की देखें, अवेयरनेस क्रिएट जी, बोले आशरा की, और किसी चीज जहन में आ रही है? रिदा लिखे, सोच रही हूँ, ओके। अच्छा चलो, मैं 21st सेंचुरी स्किल के अंदर अभी हम उस चीज को पढ़ चुके हैं। हाँ, डिपिक्शन, ये 21st सेंचुरी स्किल में था, खैर लिख लो, डिपिक्शन ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन भी तो आपकी हो रही है। अब ये तो देखें, ऑनलाइन जब आप जाते हैं, कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी दोस्ती हैं जो ऑनलाइन हो रही है। ये रिसर्च वगैरह के अंदर आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है कि हम जब रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं या ऑनलाइन अपना डालते हैं, तो ये सऊदी और ओमान वगैरह के लोग हैं, वो कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। वो काम उनसे होता नहीं है, वो कहते हैं हम पैसे दे देंगे, तुम काम कर दो, हमारा नाम भी लिख देना, हम पैसे तुम्हें पे कर देंगे। तो खैर, एक कोलेब्रेशन की एक ये भी सूरत है कि आप जब अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस बात से हमने इतना तो मान लिया कि यार अपना कोई भी क्रिएटिव काम जो है उसको शोकेस करना, उसको दिखाना, लोगों को दिखाना लाजमी तौर पे जरूरी है। ये सारी वो फवायद है जो हमें ब्लॉगिंग से हासिल हो जाते हैं। बैठे, ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? देखो, याद है वो जब हमने नेट की पूरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू की थी कि नेट बनना शुरू हुआ और लोगों ने वेबसाइट्स बनानी शुरू की, ठीक है? तो आज के दौर में अगेन एक चीज आपको बिल्कुल कॉमन लग रही है, हमेशा ऐसा नहीं था। 90s के अंदर, 1999 के अंदर एक वेबसाइट थी जिसका नाम था लाइव जर्नल, जिसको आप लोग कहते हैं डायरी लिखना, डायरी लिखना, डायरी लिख रहे हैं, ठीक है? तो जर्नल कहते हैं, बात जो वर्ड यूज होता है उसके लिए जर्नल का वर्ड यूज होता है कि जर्नलिंग कर रहे हैं, अपना जाती रोजनामचा लिख रहे हैं। तो उसका नाम उन्होंने रखा था, वेबसाइट का रशियन वेबसाइट थी लाइव जर्नल, 1999 के अंदर। बुनियादी तौर पर इस वेबसाइट का मकसद क्या था कि लोग इस वेबसाइट पर अपने जो चाहे लिख सकते हैं। याद है जो हमने वेब 2.0 की बात की थी कि वेब 2.0 के अंदर लोग अपना इंटरेक्ट, अपना कंटेंट दे सकते थे। तो उस वेबसाइट की खुसूसियत यही थी, आपने अपना अकाउंट बनाया, एक लगा बदल सी वेबसाइट थी, उसमें अपने जो भी आपने लिखना है लिख लें। लोगों ने अपनी, अब नया दौर है, नया जमाना है, लोगों ने अपने तौर पर उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि जी इस दौर में, इस वक्त में, एक्सपेरिमेंट से मुराद डिफरेंट चीजें लिख के ट्राई कर रहे हैं। किसी ने अपने खाने की तरकीबें लिखनी शुरू कर दी, किसी ने अपने रोजमर्रा की बातें लिखना शुरू की कि भाई आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ऐसा हुआ, यूं हुआ, अपने घर के हालात, अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में लिखना शुरू किया। किसी ने जो है किसी टीवी शो का इंटरेस्ट था, ठीक है, उस टीवी शो के बारे में लिखना शुरू किया। किसी के नॉवल का था तो उसके बारे में लिखना शुरू किया। मुख्तलिफ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और राबिया नदीम को ये जान के बहुत हैरत होगी कि उस वक्त लोगों ने जब रिएक्शन आना शुरू हुआ, ओके, जैसे आपने एक चीज पोस्ट की और उस पर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, लोगों ने लाइक करना शुरू किया, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो उससे एक आपको वही वाली बात, एक मोटिवेशन फील होने लगी, एक खुशी होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनने लगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नॉवल पे कुछ लिखा, इतने में उर्सा ने उस पर कुछ कमेंट कर दिया, युसरा भी आ गई, युसरा ने भी कमेंट कर दिया, हमारा अपना ग्रुप सा बन गया। पता चला फिर युसरा ने कुछ कमेंट किया, कुछ लिखा, तो मैंने उस पर जाकर उसको लाइक कर दिया। लाइक तो जमाने में नहीं था, लेकिन आपस में एक तरह से हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होना शुरू हो गई। तो वो ये दौर था जिसके अंदर लोग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे कि होता क्या है। इतना तो था कि ठीक है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और दुनिया भर के लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा। तो यहाँ पे लाइव जर्नल पॉपुलर होना शुरू हुआ और लोगों ने अपने अपने जर्नल लिखना, लॉगिंग करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को लिखना शुरू किया।
तो वहां से एक साहब ने ऐसी मजाक के तौर पे उसका अपने वेबसाइट पे लिख दिया कि जी इसका नाम ये क्या हो गया, वेबसाइट, ठीक है, और लॉग। वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपने लॉग को मेंटेन कर रहे हैं। तो उन साहब ने मजाक में ऐसे ही लिख दिया, मजाक के तौर पे, कि वी ब्लॉग, हम जो है ब्लॉग कर रहे हैं। बस एक नया वर्ड बन गया। आज के दौर में क्या, जाकर गूगल कर लेना, ठीक है। तो अब आप अगर आज से 50 साल पहले किसी को वो बोले कि गूगल कर लेना, वो क्या कहता, क्या हुआ, गूगल क्या होता है, क्या चीज भी बात कर रहे हो। हाँ, शायद आप उस दौर में ये कहते हैं कि सर्च कर लेना, इंसाइक्लोपीडिया को रेफर कर लेना, गूगल का वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन आज आप गूगल का वर्ड फ्रीली यूज कर रहे हैं। आजकल हम लोग जैसे चैट जीपीटी का वर्ड यूज करना शुरू किया, मुमकिन है आने वाले दौर के अंदर ये भी वोकैबुलरी बन चुकी हो कि आज जाके ना जीपीटी से लिखवा लेना, जीपीटी का लिखा हुआ लग रहा है ये तो, ठीक। तो इसी तरीके से उसने इस वर्ड को जोक के तौर पर लिखा कि वी वेब लॉग, वेबसाइट के ऊपर लॉग लिख रहे हैं, अपने रोजमर्रा की तफसील लिख रहे हैं। मजाक में उसने लिखा वी ब्लॉग, अब ब्लॉग का वर्ड ही पॉपुलर हो गया। बहरहाल मकसद क्या कि वेबसाइट के ऊपर अपना जर्नलिंग लिखना, अपनी डायरी लिखना, अपने रोजाना की बातों को लिखना, यहाँ पे आ गया ब्लॉगिंग का वर्ड। ब्लॉगिंग के अंदर 2004 के आसपास एक वेबसाइट बनाई गई जिसका नाम था वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस नाम सुना किसी ने? वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने। ये ऐसा सॉफ्टवेयर था जो चलता था वेबसाइट के ऊपर, ओके, वेब पे चलता था। और इस सॉफ्टवेयर ने ब्लॉगिंग को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। अगर आपने अपना ब्लॉग बनाना है, आप जाके अपना बस अकाउंट बनाए, बाकी बेतहाशा थीम्स मौजूद हैं, जो आपकी मर्जी, पिंक कलर यूज करना है पिंक करें, पर्पल करना है पर्पल करें, कपड़ों के ऊपर लिखना है तो उसके लिए भी थीम बनी हुई है। आप डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स डाल लें कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर सके तो वो भी पॉसिबल है, कमेंट डिसेबल करना है तो वो भी पॉसिबल है, आप चाहते हैं कि इमेज गैलरी हो तो वो सब चीजें पॉसिबल है। इसने इस wordpress.com ने इस चीज को, इस ब्लॉगिंग को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। उस जमाने में और भी सॉफ्टवेयर थे, जैसे ब्लॉगर के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, BLOGGER, ब्लॉगर के नाम से था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो एक चीज कायम रही वो वर्डप्रेस। टम्बलर का नाम सुना है? TUMBLR, अभी भी खैर ये वेबसाइट मौजूद है। तो ये ब्लॉगर, टम्बलर, उस जमाने में तमाम किस्म की सॉफ्टवेयर सामने आए ब्लॉगिंग को आसान बनाने के लिए, जिसमें से वर्डप्रेस जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, बहुत ज्यादा हिट रहा। अच्छा, उसी 2004 के आसपास फेसबुक भी आ गया, और फिर कुछ अर्से बाद आपका ट्विटर भी आ गया। तो लोग जो है सोशल मीडिया की तरफ भी मुंतकिल होने लगे, आपका ब्लॉगिंग भी होने लगी, यानी आपस में एक तरह से समझ लें कशमकश से शुरू हो गई कि कौन सी चीज ज्यादा पॉपुलर होगी। वक्त के साथ साथ ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया पर ज्यादा रुझान नजर आया, लोग सोशल मीडिया की तरफ मुंतकिल हो गए। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि नेट का मतलब ही ब्लॉगिंग था, ओके। वर्डप्रेस वगैरह इंतहाई ज्यादा पॉपुलर थे, फेसबुक इतना कॉमन नहीं था। पाकिस्तान में किसी जमाने में, आप लोग को शायद ये बात ना पता हो कि पाकिस्तान में किसी जमाने में ब्लॉगर जो या वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स थी वो सारी के सारे पाकिस्तान में बंद की हुई थी। समझो बात को, जैसे आज के दौर में, क्योंकि उस वक्त फेसबुक वगैरह की जो यूजर्स थे वो बहुत कम थे, और कुछ ऐसी बातें थी जो मजहबी एतबार से लोगों को तौहीन आमेज लगी। तो वो तौहीन आमेज बातें कहाँ पे शाया की गई थी? वर्डप्रेस के ऊपर, ओके। तो पाकिस्तान ने वर्डप्रेस को, ब्लॉगर को ही बंद किया हुआ था, ओके। आज के दौर में अगर कोई चीज़ ऐसी तौहीन आमेज होती है तो कहाँ पोस्ट की जाएगी? किसी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर। लेकिन उस जमाने में वो चीज़ कहाँ पोस्ट की गई? वर्डप्रेस के ऊपर, और पाकिस्तान ने उसको ब्लॉक किया हुआ था। बताना के चाह रहा हूँ कि उस दौर में नेट का मतलब ही यही था कि आपका ब्लॉगिंग चल रही है। अगर आप कहते थे मेरा नेट पे अकाउंट है, मैं नेट पे पोस्ट करता हूँ, तो आप किसी वर्डप्रेस पे या ब्लॉगर पे या टम्बलर पे पोस्ट कर रहे होते थे, ओके। ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ अब आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन उस दौर में यही था। अब हमने जब ब्लॉगिंग का वर्ड पॉपुलर हो गया, ठीक है, वक्त के साथ साथ इसमें वेरिएशंस, इस वर्ड के साथ साथ और भी वेरिएशंस आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल पूछा था, आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, सर ये वी लॉगिंग क्या चीज है?
राइट। किसी स्टूडेंट का सवाल था वी लॉगिंग के एतबार से, सर वी लॉग क्या होता है। देखो बात असल में शुरू कहाँ से हुई, ये अल्फाज का खेल है सारा। बात शुरू कहाँ से हुई, वेब जर्नलिंग, वेब लॉगिंग से, कि वेबसाइट के ऊपर अपना लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। वहां से क्या वर्ड बन गया, ब्लॉग का। अब जब एक दफा ब्लॉग का वर्ड हमारी वोकैबुलरी में आ गया तो उसके साथ साथ डिफरेंट वेरिएशंस लगने लगी। लोगों ने ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाया और ट्विटर पे कैरेक्टर लिमिट थी कि मुख्तसर सी बात आप कर सकते हैं। हाल में 140 कैरेक्टर्स की बात थी कि उसमें जो भी लिखना है इसके अंदर खत्म करना है। लोगों ने उसका नाम क्या रखा, माइक्रो ब्लॉगिंग। हम ब्लॉग कर रहे हैं लेकिन छोटी सी कर रहे हैं, तो माइक्रो ब्लॉगिंग। लोगों ने यूट्यूब वगैरह आया, अगेन आज की दौर में आप पैदा होती है आपको यूट्यूब नजर आ रहा है, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि यूट्यूब और दूसरी और भी वेबसाइट थी जिनके आपस में कंपटीशन चल रहा था। लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपने क्या कहते हैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू करी, अपने तासुरात, अपने ख्यालात, अपनी बातें। हर चीज सिर्फ ड्रामा नहीं होती जैसे यूट्यूब पे अब चल रहा होता है, रोजमर्रा की बातें। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में गए, ये हुआ, आज मैं यहाँ गया, वहां गया, यूं हुआ। लोग इस किस्म की चीजों को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे थे। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, वीडियो ब्लॉगिंग। उससे आके आपका चल गया वीलॉगिंग शुरू हो गया, वीलॉग हो रहा है। किसी ने कहा कि जी मैं जो है ट्रैवल के लिए चीज़ों को पोस्ट करूंगा, तो ट्रैवल वगैरह लोगों को पूरे ये इंडस्ट्री बन गई ऐसे लोगों की जो करते ही ये काम है कि वो डिफरेंट जगहों का सफ़र करते हैं, वहाँ की तस्वीरें वगैरह पोस्ट करते हैं और उनका नाम क्या हो गया, ट्रैवल ब्लॉगर्स। ठीक है, एक ही चीज़ के साथ एक ही वेरिएशन होते जा रही है। ठीक, आगे और पर इंस्टाग्राम आ गया, लोगों ने सिर्फ तस्वीरें पोस्ट करने लगे। लोगों को शायद ये आसान भी लगा कि तस्वीरें पोस्ट करना ज़्यादा आसान है, लिखने में दिमाग लगता है, तस्वीर खींचना आसान है, तस्वीर खींच के पोस्ट कर दो। तो लोगों ने क्या लग दिया उसका नाम, फोटो ब्लॉगिंग, राइट। तो ये इसी से तो लेकर तुम इस वर्ड से अंदाजा लगाओ जितनी भी वेरिएशन आ रही है सबके पीछे क्या लग रहा है, ब्लॉगिंग। कितनी बेसिक चीज थी, इतनी बेसिक चीज थी, और बेसिक चीज की वजह से आगे चल के कितने सारे उसकी ब्रांचेस निकल गई। वी लॉगिंग आ गई, ट्रैवल ब्लॉगिंग आ गई, फैशन ब्लॉगिंग आ गई, आपका रेसिपी ब्लॉगिंग का ट्रेंड शुरू हो गया, खाने पकाने का ट्रेंड शुरू हो गया। किसी लोग अपने खाना पका के वीडियो कैमरा रखा हुआ खासतौर से सिर्फ खाना पका रहे हैं, और लोगों के बाकायदा चैनल्स बने हुए जिनका यही काम है। आगाज सब चीजों का कहाँ से हुआ, ब्लॉगिंग से। ठीक है, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट समझ में आया। इस हवाले से कोई सवाल किसी के पास?